सब्सक्राइब कीजिए नेट क्रैकर के चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो वॉच करने के लिए सबसे पहले। स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है हमारे पास और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 6 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर के बीच में यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट होना है। अगर मैं आज की डेट से इसको एक बेसिक आइडिया लेके चलूं तो अब से लेके 6 अक्टूबर के बीच में टोटल 50 डेज का टाइम हमारे पास होगा। तो क्या इन 50 डेज के अंदर हम लोग यूजीसी नेट का सिलेबस कवर अप कर सकते हैं? क्या इन 50 डेज के अंदर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना आसान है? और अगर है तो उसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम लोग यूजीसी नेट के लिए पढ़ सकते हैं? और स्पेशली बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पर हमारे आगे है पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, जिसको हम 10 यूनिट के अंदर बांट के देखते हैं। हमारी पहली यूनिट है पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि डील करती है अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ और इन कॉन्सेप्ट से जुड़ी एप्लीकेशंस के साथ। इसके बाद हमारी सेकंड यूनिट आती है जो कि डील करती है पॉलिटिकल थॉट्स के साथ और थिंकर्स के साथ, जो कि बेसिकली बात करेगी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की। इसके बाद हम यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जहां पे हम लोग एंशिएंट से लेके मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स सबको डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति के तौर पर आप इसको जानते हैं। एक ऐसी यूनिट जो बाकी सभी यूनिट का एक समन्वय है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी पॉइंट को यहाँ पर डाला गया है ताकि आप लोग जो है कंपैरेटिव एस्पेक्ट्स पे उसको डिस्कस कर सकें। यूनिट नंबर 5 की अगर हम बात करें तो दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन। क्या क्या एरिया डिस्कस होते हैं? सबसे पहले अप्रोचेस की हम बात करते हैं। अगेन एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर क्या है, वेपन क्या है, डिटरेंस की बात है, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक पार्ट जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ हमारे सिलेबस के साथ, दैट इज कंटेम्पररी चैलेंजेस। समकालीन किस प्रकार की परिस्थितियां, चैलेंजेस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है। और फिर बात आती है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, यूनिट नंबर 6 की। इसके बाद हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया की बात करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा फर्स्ट पार्ट है दैट इज अ हिस्ट्री ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन फिलॉसफी क्या है उसकी, बेसिकली जो आईजीपी हुआ करता था पहले हमारा एक पार्ट सिलेबस के अंदर, उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं बड़े तौर पर। इसके बाद हमारी अगली यूनिट जो आती है, ये हमें स्टेट इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव्स क्या है, ग्लोबलाइजेशन से हम लोग किस तरह से कनेक्टेड हैं, सिविल सोसाइटी, सोशल मूवमेंट भारत में क्या रही, जेंडर पॉलिटिक्स क्या है, किस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज भारत में हैं, कितने किस तरह के इश्यूज पे वो फाइट करती हैं, इन टॉपिक्स को हम यहाँ पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 9 फिर हमारी आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन इसको आप कहते हैं। इसको हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। यूनिट नंबर 9 बेसिकली बात करेगी कोर एरिया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, किस तरह की थ्योरीज का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यूनिट नंबर 10 की हम बात करते हैं, जो बेसिकली इंडिया का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिस्कस करती हैं। गवर्नेंस का क्या सिस्टम है, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम क्या है, इंस्टीट्यूशंस के बारे में यहाँ पर बात होती है। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन क्या है, ग्रास रूट गवर्नेंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हम यहाँ पढ़ते हैं, मनरेगा जैसी स्कीम हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, जन सुनवाई, सोशल ऑडिट। तो इस तरीके से अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो 10 यूनिट्स के अंदर ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप होता है। बट बात ये आती है कि सिलेबस को अगर हमें एक बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर खत्म करना है तो उसका सही तरीका क्या हो। क्या हम 50 दिन को, 50 डेज को अगर यहां बांटे 10 यूनिट्स के अंदर, तो 5 डे पर यूनिट हम लोग कह सकते हैं? क्या हमें इस तरीके से सिलेबस को खत्म करना है? और अगर हम ऐसा करेंगे तो रिवीजन के लिए टाइम हमें कम मिलेगा, हम अपनी टेस्ट सीरीज को कब कवर अप कर पाएंगे? तो क्या सही तरीका हो इस सिलेबस को कवर अप करने का, और किस तरीके से हम इस सिलेबस को बहुत कम समय में कवर अप कर सकते हैं? देखिए स्टूडेंट, अगर आप सिलेबस को सही तरीके से कवर अप करने को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने सिलेबस को समझना पड़ेगा। हम जब बात करते हैं अपने सिलेबस की और इन इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करते हैं, हम इन 10 यूनिट्स की बात करते हैं, तो इन 10 यूनिट्स के साथ ही
हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि इन 10 यूनिट्स को किस तरीके से सही टाइम पे हम लोग कवर अप कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किस तरीके से एक राइट अप्रोच हमारी रहे कम समय के अंदर सिलेबस को पूरा करने के लिए, और किस तरीके से एक सही तरीका होगा सिलेबस को सही से कवर अप करने के लिए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं हमारी 3 बेसिक यूनिट के साथ। पहली हमारी यूनिट है जो बेसिकली डील करती है पॉलिटिकल थ्योरीज के साथ, या फिर आप कह सकते हैं थॉट या फिर कॉन्सेप्ट जो कि दिया गया है। फिर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की हमारी यूनिट, देन आता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाला पार्ट। तो क्या सही तरीका होता है, कहां से शुरुआत की जाए? क्या सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट्स और ट्रेडिशन वाले पार्ट्स को ही कवर अप करें, या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है? मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एक ऐसी यूनिट है जिसको पढ़े बगैर कभी भी आप ये नहीं समझ पाएंगे कि सही मायनों में किस तरीके से आपके सिलेबस में कॉन्सेप्ट्स या ट्रेडिशन का पार्ट एड ऑन हुआ। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं जॉन लॉक का। जॉन लॉक एक थिंकर हैं जो कि ब्रिटेन से आते हैं, और उस समय में जिस समय में लोग स्टेट की बात कर रहे हैं, राज्य किस प्रकार से काम कर सकता है, इन सारे विचारों पे डिस्कशन कर रहे हैं, उस समय जॉन लॉक एक इंपॉर्टेंट आइडिया देते हैं और इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं। लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हम लोगों को देके जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले आया थिंकर, ठीक है। थिंकर ने एक आइडिया की बात की, और आइडिया क्या है? लिबर्टी। इसी को आप लोगों ने कॉन्सेप्ट का नाम दिया। आगे चल के जब यही आइडिया अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंदर प्रैक्टिकली अप्लाई हुआ तो क्या नाम दिया गया? लिबरलिज्म, उदारवाद का नाम दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? थिंकर आता है, फिर आता है उसका आइडिया, और फिर आती है उसकी प्रैक्टिकलिटी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी एक चेन बन जाती है। तो इसी तरीके से हम जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को कवर अप करते हैं तो वन बाय वन थिंकर आते रहते हैं, अपने आइडियाज रखते रहते हैं, और उन आइडियाज की वजह से ही आगे चल के हमें हमारे कॉन्सेप्ट या ट्रेडिशंस मिलते हैं जिन थ्योरीज को आप पढ़ते हैं। चाहे आप कॉन्सेप्ट पढ़ें पावर का, चाहे लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की आप बात करें, ये सभी कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट हैं अगर आप उन थिंकर्स के बारे में नहीं जानते जिनके कंट्रीब्यूशन की वजह से इन कॉन्सेप्ट्स को आप लोग पढ़ पा रहे हैं। आप जब ग्रेजुएशन के अंदर, बीए के अंदर ये पढ़ते हैं कि बेसिकली पावर है क्या, सिटीजनशिप क्या है, तो उस समय आप इन सब थिंकर्स को पढ़ते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे सही तरीका जो होता है वो यही होता है कि सबसे पहले हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को, जो यूनिट नंबर 1 है हमारी, हम लोग उसको कवर अप करके चले। जब एक बार आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को कवर अप कर लेते हैं तो उसके बाद कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना, कॉन्सेप्ट्स को समझना आप लोगों के लिए बहुत सिंपल हो जाता है, ट्रेडिशंस को समझना बहुत सिंपल हो जाता है। जब आप इन दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर अप कर लेते हैं तो इन्हीं से जुड़ती हैं और कुछ यूनिट्स, जैसे कि हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, जो कि है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस को हम 3 पार्ट्स में बांट देते हैं। सबसे पहला एक पार्ट है दैट इज हिस्टोरिकल पार्ट। इसके बाद आता है, हम जब बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, फिर आते हैं कंटेम्पररी चैलेंजेस, ये तीसरा पार्ट। तो जो उसका बेसिक हिस्टोरिकल पार्ट है, इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट्स को ही पढ़ते हैं, थ्योरीज को ही पढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट जब आप यूनिट नंबर 1 को पढ़ते हैं तो पावर का जो कॉन्सेप्ट है आप उसको वहां पढ़ लेते हैं। यहां आप पढ़ते हैं रियलिज्म को, इसका एक्सटेंडेड पार्ट या मॉडर्न जो फॉर्म है रियलिज्म की, नियो रियलिज्म को आप यहां पढ़ते हैं, लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म को आप यहां पढ़ते हैं। बट जब हम इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने जाएंगे तो उससे पहले ये सारे कॉन्सेप्ट हम यहीं पर डिटेल में पढ़ चुके होंगे। तो इन शॉर्ट इस यूनिट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर कवर अप हो जाता है। इसी के साथ जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ते हैं तो उस समय के जो कंटेम्पररी चैलेंजेस थे उसके हिसाब से किस तरीके से इन थ्योरीज को डिजाइन किया गया, ओरिजिन ऑफ थ्योरीज आपके माइंड में आ जाती हैं, जिससे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो एक बेस था वो कहां से आया वो भी हम लोगों को पता चल जाता है। इसके बाद कंटेम्पररी चैलेंजेस जैसे जब पार्ट आते हैं तो इन पार्ट्स को जब आप पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर अप हमारा हो जाता है, बिकॉज हम लोग टेररिज्म क्या है उसको पढ़ते हैं, एनर्जी इश्यूज क्या चल रहे हैं दुनिया में उसको पढ़ते हैं, ये सारे बेसिक पार्ट। अब इस शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमारी 2 यूनिट्स ने
आगे की हमारी एक यूनिट को इजी कर दिया। और जब हम इन सारे पार्ट्स को पढ़ते हैं तो इसी से रिलेटेड यूनिट नंबर 6 जो हमारी आती है दैट इज कॉल्ड इंडियन फॉरेन पॉलिसी, वो भी यहाँ पर जुड़ जाती है। अब उसमें किस तरीके से हमें हेल्प मिलती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पढ़ते हैं तो फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात आती है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर भी आप अलग अलग तरह के थिंकर्स को पढ़ते हैं और एक कॉमन चीज आप ऑब्जर्व करते हैं कि मोस्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स जो बात कर रहे हैं वो सारे वेस्टर्न आइडियाज के ऊपर ही कर रहे हैं। जैसे मार्क्सिज्म के ऊपर बात हो रही है, सोशलिज्म के ऊपर बात हो रही है, लिबरलिज्म के ऊपर बात हो रही है या रियलिज्म के ऊपर बात हो रही है। पर्सपेक्टिव सिर्फ इतना है कि जब रियलिज्म भारत में डिस्कस होगी तो वो नेशनलिज्म के साथ जुड़ जाएगी, वीर सावरकर जैसे चिंतक हमारे सामने आएंगे। जब बात लिबरलिज्म की होगी तो गांधी जी के आइडियाज के साथ जुड़ जाएगी, नॉन वायलेंस की थ्योरी हमारे सामने आएगी। जब बात होगी सोशल रिफॉर्म्स की तो जेपी नारायण जैसे जो चिंतक हैं वो हमारे सामने आते हैं। मार्क्सिज्म की जब बात होती है तो यहाँ पर हम एम.एन. रॉय को डिस्कस करते हैं। फेमिनिज्म की जब डिस्कशन होती है तो रामाबाई हमारे सामने आती है। सोशल रिफॉर्म्स की जब बात होती है तो बी.आर. अम्बेडकर हमारे सामने आते हैं। रिलीजियस रिफॉर्म्स की जब बात होती है तो बर्नी की हम बात करते हैं, उस समय कबीर की हम बात करते हैं, यहाँ तक कि सावरकर के भी जो विचार थे काफी रिलीजियस थे। तो इस तरीके से इंडियन पॉलिटिकल थॉट का मेजर पोर्शन भी हमारा इन्हीं 2 यूनिट्स की नॉलेज की वजह से काफी हद तक सॉल्व हो जाता है। और क्योंकि अब आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट को पढ़ के आए हैं तो आप उन सभी चिंतकों को, उन सभी समय के जो पैमाने रहे अलग अलग, जब ये चिंतक आए और किस प्रकार के विचार रख रहे थे, जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में ये पिक्चर कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी आज जिस तरीके से काम कर रही है या जिस तरीके से फॉर्मुलेट हुई उसका रीजन क्या था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी 5 इंपॉर्टेंट यूनिट, 5 मेजर यूनिट जो हैं, आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 50% से ज्यादा, 50% प्लस सिलेबस आपका यहाँ पर कवर अप हो जाता है। मैं 50% प्लस इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इन 5 यूनिट से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मोर देन पेपर के 50% ही होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और यूनिट की, जैसे यूनिट नंबर 4 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मैं यहां पर जिक्र करता हूं। इसके अलावा हम लोग यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं और 8 की बात करते हैं, यूनिट नंबर 9 की बात करते हैं और यूनिट नंबर 10 की बात करते हैं। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसी यूनिट है जिसको हमें सबसे लास्ट में कवर अप करना है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। पहली 5 यूनिट से हमने समझा कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है, भारत में चिंतक किस प्रकार से रहे, क्या रहा, ठीक है। अब इसके बाद जब आप एक बार वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पढ़ चुके हैं, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ चुके हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को पढ़ चुके हैं, तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझते हैं। या फिर हम ये भी काम भी कर सकते हैं कि जब हम एक बार अपनी यूनिट नंबर 3 को पढ़ते हैं जो कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की हम बात करते हैं, तो इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप यूनिट नंबर 7 का एक पार्ट जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ है, आप इसको इसके साथ ही पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ेंगे, आप गांधी जी को पढ़ेंगे, अम्बेडकर जी को, नेहरू जी को पढ़ेंगे, तो वहां से प्रेम्बल कैसे आया, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ा, हमारी फिलॉसफी में नॉन वायलेंस कैसे जुड़ा, किस तरीके से ह्यूमन राइट्स पे हम लोग इतना फोकस करते हैं, ये सब यहाँ से कवर अप हो जाता है। आप यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं, भारत का गवर्नर कौन है, किस तरीके से राइट्स भारत देता है, क्या है प्रेसिडेंट की पावर, किस तरीके से इम्पीचमेंट की जा सकती है, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी चीजें आप यहाँ पर कवर अप करते हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 8 बेसिकली डिस्कस करता है भारत में किस तरीके की ट्राइबल मूवमेंट्स चली, समय समय पे क्या एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा भारत का, भारत के आजाद होने से लेके अब तक की स्थिति क्या रही, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये यूनिट भी एक बहुत कनेक्टेड और बेसिक यूनिट है। इन शॉर्ट अब आप कह सकते हैं कि आप अपने सिलेबस का मोर देन 70% कवर अप कर चुके होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा टफ एरिया आता है, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा
कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली इसके डिफरेंट अप्रोचेस को समझने में। तो अगर आपको लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोचेस आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रही हैं या फिर अपने ग्रेजुएशन के समय में आपने इस पर ध्यान नहीं दिया है, तो इस यूनिट के कुछ पार्ट को आप छोड़ सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है, बिकॉज ये समझने वाला पार्ट है, रटने वाला पार्ट नहीं होगा। आप यहाँ पर भले ही थिंकर्स को पढ़ के जाएं अगर आप, तो कहीं हद तक चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, पर अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेजुएशन में ठीक से नहीं पढ़ के आए हैं, मास्टर्स में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, तो ये पार्ट आपके लिए टफ हो सकता है। बट फिर भी कोशिश ये कीजिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप अच्छे से पढ़ के जाइए, बिकॉज ये यूनिट बहुत प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स के साथ जो कि वर्ल्ड में अप्लाई होते हैं और इंडिया में अप्लाई होते हैं। इसके साथ हम लास्ट में बात करते हैं, दैट इज यूनिट नंबर 10, जो कहीं हद तक एक रेक्टिफिकेशन की यूनिट है, क्योंकि जो पॉइंट्स आप इसमें पढ़ेंगे, चाहे आप मनरेगा के बारे में पढ़ रहे हैं, आप जन सुनवाई पढ़ रहे हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भारत में क्या है उसको पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरह के एक्ट्स के बारे में नॉलेज ले रहे हैं, ये सब ऐसी चीजें हैं जो शॉर्ट स्पैन में आपको याद रहती हैं। 20 से 25 दिनों के अंदर आप इसको पढ़ के रिवाइज करके कवर अप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी यूनिट नंबर 10 भी कवर अप होती है। तो जब एक बार इन सब चीजों को आप कवर अप कर लेते हैं तो लास्ट बचता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हर यूनिट का कुछ ना कुछ पार्ट लेके बना है, तो फाइनली जब इस यूनिट पे आप आते हैं तो इसको पढ़ना और इसको समझना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, अगर आप डायरेक्टली यूनिट नंबर 3 के बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये यूनिट आपको काफी टफ लग सकती है, बिकॉज कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट है इस यूनिट के अंदर, और इतनी ज्यादा थ्योरी होने की वजह से इस यूनिट में कई बार इस यूनिट को पढ़ना और इसको समझना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो स्लाइड में आप यहाँ देख भी पाएंगे, अगर मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करूं तो किस तरह के टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। देखिए, नेशनलिज्म के जो पर्सपेक्टिव है उनको समझाया जा रहा है, कॉलोनिज्म एंड डीकॉलोनाइजेशन की स्ट्रगल क्या है उसको बताया जा रहा है, स्टेट थ्योरीज के ऊपर डिबेट हम लोग कर रहे हैं। इस तरीके से स्टूडेंट हमें अपने सिलेबस को कवर अप करना है और 1 बाय 1 एक एक यूनिट के साथ आगे बढ़ना है। आई होप ये सारे पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए स्ट्रेटेजी के अंदर वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। टारगेट लेके चलिए आप मैक्सिमम 30 डेज का अपने सिलेबस को कवर अप करने के लिए, रेस्ट 15 दिन आप अपनी रिवीजन और टेस्ट सीरीज के लिए रखिए। आप चाहे तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे क्रैश कोर्स को जो स्पेशली इसी एग्जाम के लिए लॉन्च किया गया है। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही हमारे नोट्स जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं उनको भी ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।